in our YouTube channel. I hope you all are fit and fine at home. This is the fourth part of the basic accounting term, and please subscribe our channel and hit the bell icon, and please share and like the video. To understand each and every term, please watch complete video. At the end, you will understand each and every point or basic term of accounting. Our first term of बेसिक अकाउंटिंग इज स्टॉक। आज का जो पहला टर्म है हमारा बेसिक अकाउंटिंग का वो है स्टॉक। ये स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो बिना बिका हुआ माल है जो हमारे पास हमने खरीदा था सेल करने के लिए, वो बट सेल नहीं हो पाया। तो स्टॉक क्या है? द टर्म स्टॉक includes the value of those goods which are purchased for reselling but remain in the business at the end of accounting year। यानी ये वो गुड्स हैं जो हमने खरीदे थे, सेल करने के लिए थे, बट साल के एंड तक हमारे पास ये सेल नहीं हो पाए हैं। अब साल के एंड तक, अब देखिए, किसी एक साल का एंड किसी दूसरे साल के लिए ओपनिंग होता है। तो आप जानते हैं, मान लीजिए साल है 2020-21, ये 1 अप्रैल 2020 से शुरू होगा और 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। इसी तरह जो साल 2021 और 22 रहेगा वो 1 अप्रैल 2021 रहेगा और 31 मार्च 2022 रहेगा। इस तरह से जो ये हमारा साल है, तो अगर हम ये कहें कि जो हमारा साल है ये वाला, ये जो डेट, इस डेट को जो हमारे पास माल होगा वो सेम माल हमारा इस डेट को भी होगा, क्योंकि हमारे पास जो है ये सिर्फ नेक्स्ट इसी यहां से माल जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और यहां पर ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब क्या है? कैरी फॉरवर्ड का मतलब है कोई ऐसी टर्म जो अगले साल हम कैरी करेंगे, साथ लेकर जाएंगे, और ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब है ये वो ही टर्म है जो पिछले साल से आई है। मान लीजिए माल, इस स्टॉक, जो स्टॉक है बिना बिका माल है, हमारे पास 20,000 रुपए का रह जाता है। तो ये वो माल 31 मार्च को जो खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर में जो स्टॉक की ओपनिंग होगी वो 20,000 ही होगी। तो इस तरह से एक साल जो है, किसी एक साल का क्लोजिंग स्टॉक, ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, और ये इस साल का यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो हमारे पास जो स्टॉक है वो 2 टाइप का होता है। स्टॉक कितने टाइप का रहेगा? 2 टाइप का रहेगा। पहला क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो साल के शुरुआत में हमारे पास था, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो स्टॉक है जो साल के एंड में हमारे पास था। ये वो सारा वो माल है जो हमने बेचने के लिए रखा था और बिक नहीं पाया है। अब क्लोजिंग, जब स्टॉक की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक और टर्म आती है जिसका नाम है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या है? देखिए, इन्वेंट्री जो है, नॉर्मली एक बात और बताएं तो जो स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग फर्म के लिए होता है। जो स्टॉक जो होता है, स्टॉक जो यूज किया जाता है नॉर्मली, वो ट्रेडिंग फर्म के लिए यूज किया जाता है। स्टॉक इज यूज्ड
for trading firm। इसका मतलब क्या है? कोई एक दुकानदार है, कोई एक दुकानदार है, मान लीजिए ये हमारे पास दुकानदार है, ये दुकान है। इस दुकानदार ने जो माल खरीदा कहीं और से, होलसेलर से इसने माल खरीदा और इसने कंज्यूमर को माल बेच दिया। ये अपने तरफ से नो चेंज, किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर रहा है, ये सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, यानी एक जगह एक यूजर से दूसरे यूजर तक माल पहुंचा रहा है। इस प्रकार के बिजनेस को हम ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। ये ट्रेडिंग बिजनेस है। अब जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसमें जो माल परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है, उसको हम क्या कह देते हैं? उसी को हम स्टॉक कह देते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ये ट्रेडिंग बिजनेस है। अब जो दूसरा हमारे पास स्टॉक जैसा ही कुछ होता है, बट ये जो है हमारे पास, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए है। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर अब जो मैन्युफैक्चर के केस में होता है, मैन्युफैक्चर वो पर्सन होता है जिसके पास एक फैक्ट्री है। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री में जो है वो धुआं धुआं भी निकलता रहता है। तो मान लीजिए ये धुआं धुआं निकल रहा है। मैं धुआं क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म कौन सी होती है? जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल खरीदती है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करती है और उससे फिनिश गुड्स बनाती है। तो यहां पर जो प्रोसेस किया जा रहा है, तो माल भी अब तीन टाइप का रह जाएगा। वो माल जो बिल्कुल कच्चा है, जिस पर यूज नहीं हुआ, वो माल जो प्रोसेस आधा हो चुका है, और वो माल जो प्रोसेस पूरा हो चुका है। जो आधा माल प्रोसेस हुआ है उसको हम सेमी फिनिश गुड्स कह सकते हैं, और जो माल फिनिश हो चुका है उसको हम फिनिश गुड्स कह सकते हैं। तो हमारे पास यहां जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी उसमें माल तीन टाइप का होगा। पहला हमारे पास होगा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल कह दो या इन्वेंट्री कह दो। इट इंक्लूड इन्वेंट्री। तो हमारे पास इसको इन्वेंट्री कहा जाता है ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड फॉर यूजिंग them in the products manufacturing but still lying unused। Excellent। ऐसा माल जो हमने माल को बनाने में इस्तेमाल करने के लिए परचेज किया था, बट वो अभी तक यूज नहीं हो पाया है, ऐसे माल को हम क्या कहेंगे? रॉ मटेरियल कहेंगे। ये हमारा हुआ रॉ मटेरियल। उसके बाद दूसरा था हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स, या फिर इसी को आप वर्क इन प्रोग्रेस भी बोल सकते हो। तो देखो ये क्या है हमारे ऐसा गुड्स, इट इज आल्सो ट्रीटेड एज इन्वेंट्री ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स। इसी को हम सेमी फिनिश, पार्टली फिनिश गुड्स भी कह सकते हैं। ये वो माल है जो हमारे पास तैयार हो चुका है आधा, यानी प्रोसेस जिसकी स्टार्ट हो चुकी है, बट इट इज नॉट कन्वर्टेड टू फिनिश गुड्स। यानी इनको कह सकते हैं सच गुड्स नीड
further processing for converting into रॉ मटेरियल, जिनको रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने में हमें कुछ और, इस पे हमारे और लेबर लगेगा और हमारी पावर लगेगी, फ्यूल लगेगा, इस पे सारी चीजें लगे नहीं बाकी हैं, ये वो हमारा क्या कहलाएगा, फिनिश सेमी फिनिश गुड्स कहलाएगा। इसके बाद हमारी बात आती है थर्ड, जिसको कहते हैं इन्वेंट्री या फिनिश गुड्स, इसको हम कह देते हैं फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स क्या है? फिनिश गुड्स वो गुड्स हैं जो रेडी है बट हमारे पास अभी तक सेल नहीं हो पाई है, एक अकाउंटिंग पीरियड में अभी तक सेल नहीं हो पाई है। ऐसे गुड्स को जो हमारी तैयार तो है पर सेल होने के लिए फिनिश्ड है पूरी तरह से, जिन पे कोई और फर्दर प्रोसेस होना जरूर नहीं रहता, बट वो हमारे पास ही है अभी तक गुड्स, वो सेल नहीं हो पाई है। मीन्स दोज गुड्स which have completed the all process of manufacturing but still lying to the stock, जो हमारे पास अभी तक भी स्टॉक में ही है। अब इन सभी चीजों के अलावा हमारे पास एक और टर्म आती है जिसे हम कह देते हैं इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड। तो ये फोर्थ टर्म है हमारी इन्वेंट्री स्टॉक इन ट्रेड। तो ये क्या है? ये इसमें वो सारी गुड्स आ जाती हैं जो हमने परचेज की थी रीसेल पर्पस के लिए। इट इंक्लूड ऑल दोज गुड्स विच वाज परचेज्ड फॉर रीसेल। तो इसी के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री ट्रेड के अंदर ये सारी चीजें जो अभी हम कर रहे थे, ये सारी चीजें हमारी इसमें ही आ जाती हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ये जो सारी चीजें हैं हमारी, ये वाली ये सारी चीजें हमारी इसी में आ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए आगे आगे हम करते हैं। अब हमारे पास है एक नया वर्ड जो है इंसॉल्वेंट। ये इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट से पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं सॉल्वेंट के बारे में। मैं ये आपको थर्ड ए बता रहा हूं, सॉल्वेंट। ऐसा कोई भी पर्सन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे कर सकता है, जो पोजीशन में है कि अपने सारे देनदारों को पैसा दे सके, यानी अपनी सारी उधार चुका सके, ऐसे पर्सन को हम सॉल्वेंट कहते हैं। ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज इन द पोजीशन टू पे डेट्स, यानी कह सकते हैं अ पर्सन और अ फर्म which is in the position to pay its debts, उसी पर्सन को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो इंसॉल्वेंट क्या हुआ? इंसॉल्वेंट वो पर्सन हुआ जो अपने डेट्स यानी अपनी देनदारी को नहीं दे पाता, अपनी उधार नहीं चुका पाता। ए पर्सन और अ फर्म विच इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेट्स। डेट्स का मतलब होता है देनदारी। तो अब हमारी ये दोनों छोटी टर्म्स थी, अब हमारा एक बैड डेट है। अब देखो, एक तो है दे नहीं पाता, ये तो है दे नहीं पाता,
और ये है दे सकता है, और ये है देना नहीं चाहता है। तो इंसॉल्वेंट वो पर्सन, बैंक बैड डेट वो पर्सन है जिससे हम पैसा निकलवा नहीं पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं बैड डेट कौन है? बैड डेट, इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम, एक सेकंड इसको थोड़ा बाइफरकेट कर देते हैं, हाँ, हैज बिकम इनरिकवरेबल, रिकवरेबल फ्रॉम अ डेक्टर। ऐसी अमाउंट है जिससे हम अपने डेक्टर से निकलवा नहीं पा रहे हैं, और निकलवा नहीं पा रहे हैं तो हमने इसको क्या मान लिया है? तो हमने इसको लॉस मान लिया है। अगर हमने इसको लॉस मान लिया है, तो अगर इसको हमने लॉस मान लिया है तो ये क्या होगा? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको खर्चों की साइड, डेबिट साइड में ले लेंगे, यानी रिकॉर्ड करेंगे इसको एज अ लॉस इन करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम खर्चों में डाल देंगे, जो भी हमारा ये लॉस होगा। ये हमारा लॉस है, हमने इसको मान लिया है कि हम इसको निकाल ही नहीं सकते। इसके अलावा एक और टर्म है हमारे पास। ये क्या टर्म है? देखिए, टर्म है हमारे पास स्टोरीज, स्टोर्स, सॉरी, स्टोर्स या फिर स्टोरीज, स्टोरीज नहीं है, स्टोर्स ही है, सॉरी, स्टोरीज अलग होती हैं, स्टोर्स अलग होता है। मैं स्टोर्स की बात कर रहा हूं अभी। तो स्टोर्स में क्या होगा? अब देखिए, स्टोर का मतलब यहां पर ये नहीं है कि हमने, स्टॉक का मतलब था हमारे पास माल जो हमने बेचने के लिए रखा है, और स्टोर का मतलब है वो माल जो हमने बेचने के लिए नहीं रखा, बट हमारे लिए वो कंज्यूम करने के लिए रखा है। कंज्यूम करने का मतलब क्या है? अब कंज्यूम करने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने मोबिल ऑयल खरीदा, वो बेचने के लिए नहीं था, बट टाइम टू टाइम आपकी जो मशीन है, मशीन में मोबिल ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके लिए था। और दूसरा क्या हो सकता है? कोई एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट हो सकता है जो लगता रहता हो। मान लीजिए आपकी आरे की मशीन है, और जो आरा आरा आप यूज करते हैं, आरा मीन्स जो जो लकड़ी काटने के काम आता है, उसमें टाइम टू टाइम आपका माल का जो काम है वो तो लकड़ी का है, बट आपको जो टाइम टू टाइम फेविकोल की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा आपको काफी बार जो है कटर की रिक्वायरमेंट रहती है, जो टाइम टू टाइम आपके कंज्यूम होते रहते हैं। इन सभी चीजों को हम क्या कहेंगे? स्टोर्स कहेंगे। द स्टोर का मतलब फिर क्या हुआ? देखो, द टर्म stores used used to is used to donate material held by an firm for the purpose of consumption। लाइक जैसे फेविकोल है, एटसेट्रा, लुब्रिकेंट है, एटसेट्रा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्टोर कहलाएगा, स्टोर्स कहलाएगा। इसके अलावा हमारे पास है एक वर्ड जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब तक की जो जितने भी वर्ड किए उसमें इंपॉर्टेंट है। नाम है परचेज। ये परचेज होता क्या है? ऐसी कोई भी गुड्स जिस जो हमने रीसेल पर्पज से खरीदी है, उसको हम परचेज कहते हैं। मान लीजिए आपने फर्नीचर घर रखने के लिए यूज किया, तो उसको हम परचेज नहीं कहेंगे। तो परचेज सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स हैं जो हमने रीसेल पर्पज से खरीदी हैं, इनको हम गुड्स भी कहते हैं। ये हम पहले कर भी चुके हैं, मैं दोबारा से बता रहा हूं। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स।
तो गुड्स का मतलब भी ये हुआ। तो परचेज और गुड्स और आप कह दीजिए परचेज, एक ही बात है। मीन्स ऐसी गुड्स जो सिर्फ और सिर्फ परचेज की गई ओनली फॉर रीसेल पर्पज। तो ऐसी सिर्फ गुड्स जिसको हम रीसेल पर्पज के लिए खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परचेज कहते हैं। तो हमारे पास परचेज के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है जिसका नाम है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब क्या है? वो गुड्स जो हमने माल जो हमने परचेज किया था सेल करने के लिए, वो किसी डिफेक्ट की वजह से या फिर ऑर्डर जो डिलीवरी है इज नॉट एज पर ऑर्डर, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं टू दी सप्लायर। तो हम माल को सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं। ऐसे जो रिटर्न किया है उसी को हम क्या कह देते हैं, परचेज रिटर्न कह देते हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट टर्म है जिसका नाम है सेल्स। जैसे परचेज एक खास वर्ड है, सिर्फ और सिर्फ वो गुड्स के लिए यूज किया जाता है जो हमने माल परचेज सेल करने के लिए किया था। तो और सेल भी इसका मतलब वही गुड्स है जो हमने सेल करने के लिए कहा था। तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू दी कस्टमर फॉर अ प्राइस। जो हमने माल परचेज किया था, यानी जो ये परचेज है, इसी को हमने क्या कर दिया, इसी का ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है। और ये ओनरशिप कहां चली गई है, ये हमारे कस्टमर के पास चली गई। ये ओनरशिप हमारे कस्टमर के पास चली गई है। तो ये जो परचेज, ये माल परचेज किया था हमने अपने कस्टमर के पास, इसको ट्रांसफर कर दिया। तो इस जो ओनरशिप ये ट्रांसफर हुई है, इसी को हमने क्या कह दिया, सेल कह दिया। तो इसके साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है जिसको हम कह देते हैं, क्या है, सेल रिटर्न। तो इसके साथ है सेल्स रिटर्न। सेम वही रीजन, जिस तरह से हमने माल को लौटाया था, सामने वाला भी लौटा सकता है डिफेक्ट की वजह से, या फिर जो डिलीवरी है नॉट एज पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग हुई है, तो जो सामने वाला माल हमें वापस लौटा देगा, इसे ही हम क्या कह देते हैं, सेल्स रिटर्न कह देते हैं। अब यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। अगर नहीं तो एक बार आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को, और अगर फिर भी नहीं समझ आता तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा किसी और तरीके से भी आपको बताया जाए। इन सभी आइटम्स के अलावा हमारे पास जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, अब तक जितना भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, मैं इसमें बहुत सारी टर्म्स आप बात कर चुके हैं हम, जिसमें शुरू से बता देता हूँ, उसके बाद हमारा जो रहेगा आखिरी के पॉइंट्स रह जाएंगे। हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में, इवेंट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, कैपिटल के बारे में, इसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट भी किया था बेसिक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसके अलावा हमने गुड्स के बारे में, क्रेडिटर के बारे में, डेटर के बारे में, ड्राइंग के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद एसेट्स के बारे में, एसेट्स कितने टाइप की होती हैं, इन चीज़ों के बारे में, कैपिटल रिसीट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। रिसीट्स के अलावा हमने जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात की है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर चुके हैं। और ये फोर्थ पार्ट था, इसमें तो आपने जो किया है वो किया ही है। अब ट्रेड पेबल और हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल, दो चीजें और रह जाती हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो लगभग खत्म हो चुका है, और बाकी जो छोटी मोटी बेसिक अकाउंटिंग टर्म रहेंगी हम हमारे चैप्टर्स के साथ करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या है, कोई भी ऐसी रिसीट, रिसीट का मतलब होता है प्राप्तियां, यानी जो पैसा रिसीव करते हो उसको रिसीट कह देते हैं। अमाउंट रिसीवेबल कह सकते हो जो आपने रिसीव करनी है ऑन सेल, सेल की वजह से, गुड सेल की वजह से, या सर्विस देने की वजह से जो आपने पैसा रिसीव करना है उसको हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। यहां पर सिर्फ रिसीव, यहां पर अगर हम इसको छुपा लें,
हमने अगर हम इसको अलग कर दें तो ये रिसीवेबल बन जाएगा, ये रिसीवेबल बन जाएगा। बट हम बात कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब व्यापारिक रसीद, ऐसी जो रसीद जो हमने व्यापार की वजह से लेनी है, ऐसी रसीद को ही हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ? ऐसी कोई भी रसीद, एनी रसीद जो मिल रही है हमें, या तो हमने सेल की है क्या गुड्स, या हमने रेंडर की है क्या सर्विसेज। सर्विस रेंडर करने की वजह से या गुड्स सेल करने की वजह से जो भी हमारे पास अमाउंट, जो भी हम रिसीव करेंगे, रिसीवेबल होगी, जो हमें रिसीव करनी है अभी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? ट्रेड रिसीवेबल कहलाएगी। जो ट्रेड रिसीवेबल है बेसिकली दो टाइप की होती है। कौन कौन सी है? पहला है डेटर्स, और दूसरा ये ही डेटर जो है हमारे, ध्यान देने वाली बात है, ये डेटर हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? बिल्स रिसीवेबल में। क्योंकि अभी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको इस बिल्स को एक बार हम चेक मान लेंगे। तो डेटर कौन होते हैं? डेटर आप जानते हो, ऐसा कोई पर्सन जिसने आपने जिससे पैसे लेने हैं, माल पर सेल किया था आपने क्रेडिट सेल पे, यानी आपने क्रेडिट क्रेडिट सेल किया है ऑफ गुड्स, उसके बदले में आपने उससे अमाउंट रिसीवेबल है, सॉरी अमाउंट रिसीवेबल, आपने उससे पैसे लेने हैं। तो ये पर्सन जो है, ये इंसान जो है हमारा डेटर कहलाता है। अब काफी बार क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपने इससे लेने थे 1 लाख रुपए। अब ये क्या करता है? आपको एक चेक पे करता है, मान लीजिए 50,000 रुपए का। तो ये अब आपने इससे कितने लेने हैं? 50,000 रुपए आपने बकाया रहते हैं। जो चेक आपको मिल गया 50,000 रुपए का, क्या वो कैश हो चुका है? नहीं, नो, कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ है। वो हमारे पास चेक, हम बैंक भी नहीं लेकर गए अभी तक, वो हमारे पास है। बट हमने ये मान लिया कि उससे, क्योंकि चेक रिसीव हो चुका है, तो हमने बकाया सिर्फ और सिर्फ 50,000 ही लेने हैं, और जो 50,000 है वो आपके क्या बन जाएंगे? बिल्स बन जाएंगे। यानी आप इसको चेक की एक बिल ऑफ एक्सचेंज मान लेते हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज है हमारे पास, 50,000 का हमारा डेटर बन जाएगा और रह जाएगा, और 50,000 रुपए का बिल रिसीवेबल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये बिल रिसीवेबल क्या है? द बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉ। एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक ड्रॉअर जो ड्रॉ करता है और ड्रॉई एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे वो एक्सेप्ट करता है, ये डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, और जिसके पास ये लीगल डॉक्यूमेंट हो, वो पैसे लेता है जिसने इसको एक्सेप्ट किया उससे। तो ऐसे में हम इसको एक बार चेक मान लेते हैं। मान लीजिए आपने मुझे पैसे देने थे, आप मुझे एक चेक देते हो और वो चेक राइट करके दे देते हो, और मैंने वो चेक लेना है। आप मेरे को पर्टिकुलर डेट को बोलते हो कि इतने दिनों बाद इसको बैंक में लगाना। जब तक के लिए मैं उसको एक बार बिल ऑफ एक्सचेंज मान लेता हूं, तो ये क्या रह जाएगा? यानी वो पैसा है जो मुझे रिसीव होना है, तो ये डेटर ना रहकर ये बिल ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी सेम वही है, जो व्यापारिक पेबल है, यानी हम जो व्यापार कर रहे हैं उनकी वजह से अगर हमने आपको किसी को पैसे देने हैं, तो वो हमारा ट्रेड पेबल कहलाएगा। ये व्यापारिक जो है वो किस वजह से हुई है? हमने परचेज किया था, गुड्स परचेज की थी ऑन क्रेडिट, या फिर सर्विस रिसीव की है, सर्विस रिसीव्ड की है। अब इनसे जो पर्सन होगा जिसको हमने पैसे देने हैं, वो पर्सन हमारा क्या कहलाता है? क्रेडिटर कहलाता है। उसी तरह अब हमने उसको चेक दे दिया, या हम एक और बिल ऑफ एक्सचेंज के प्लेस पर मान रहे हैं, हमने उसको चेक दे दिया, तो हम उसके क्रेडिटर ना रहकर बिल्स पेएबल हो जाते हैं। अब देखिए, यहां पर ये वो पर्सन है जिसने पैसे नहीं दिए, ये पैसे देने के बाद हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारे पास था आज की बेसिक टर्म्स। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये बेसिक टर्म हमारे इस चैनल पर ख़त्म हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपको बेसिक टर्म और कुछ लगता है कि हैं,
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।